नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज देखिए साथियों, हम संप्रेषण का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। पहले वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा। देखिए, हम वुमेन सुपरवाइजर या महिला पर्यवेक्षक जो सीधी भर्ती परीक्षा है उसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं, उसके टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। उसमें एक पोर्शन जुड़ा हुआ है साथियों, प्रबंधकीय गुण। प्रबंधकीय और गुण नाम से एक पोर्शन जुड़ रखा है दोस्त, 20 नंबर का वो पोर्शन है। तो उसमें ये संप्रेषण हुआ, नेतृत्व हुआ, इस तरह की चीजें उसमें दी हुई हैं। तो उसमें अपन ने संप्रेषण शुरू किया था और काफी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आपका वीडियो हमें अच्छा लगा। टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे बच्चों ने कहा, तो इसलिए मैं इसका दूसरा भाग लाऊंगा। प्रबंधकीय गुण के जितने वीडियो हो सके या लगभग सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और भी टॉपिक मिलेंगे वुमेन सुपरवाइजर के। अब देखिए, ये अर्थ प्रकृति विशेषताएं साथियों, ये तो हमने संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण की प्रकृति, संप्रेषण की विशेषताएं, ये तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। आज क्या पढ़ाओगे सर फिर? आज क्या पढ़ाएंगे पहले वो सुन लो दोस्त। आज हम पढ़ेंगे संप्रेषण के माध्यमों के बारे में चर्चा करेंगे। संप्रेषण के माध्यमों के बारे में और संप्रेषण के अवरोध, संप्रेषण के अवरोध, इनके बारे में आज हम दोस्त चर्चा करने वाले हैं। संप्रेषण के माध्यम और संप्रेषण के अवरोध के बारे में जितना हो सके उतना हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अब शुरू करते हैं अपन संप्रेषण के माध्यम। दोस्त क्या शुरू कर रहे हैं आज हम? संप्रेषण के माध्यम। अब देखिए, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, संप्रेषण के माध्यम से आप कंफ्यूज हो तो पहले मैं बता दूं कि जो संचार के माध्यम तो सुना हुआ है ना नाम आपका, आपका ये नाम तो सुना ही होगा। संचार के जो भी साधन है, माध्यम का मतलब संचार के जो भी साधन है, जैसे इंटरनेट है, मोबाइल है, टेलीफोन है, टीवी है, समाचार पत्र है, जितने भी संचार के साधनों के आपके नाम सुने हुए हैं, वही संप्रेषण के माध्यम है। इसका मतलब संप्रेषण के माध्यम में हमें कुछ अलग नहीं पढ़ना। संप्रेषण के माध्यम में यही चीजें पढ़नी है। फिर इनका वर्गीकरण कई बार पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का साधन है, कौन सा लिखित संप्रेषण का साधन है, कौन सा शाब्दिक संप्रेषण का साधन है, और कौन सा आपके संप्रेषण का आधुनिक साधन है, कौन सा तुल्यकालिक साधन है। तो वो वर्गीकरण भी हम करेंगे। पहले एक मोटा-मोटी हम जानकारी हमें ये पता होना चाहिए कि सर एक बार प्लीज जरा ये बता दो हमारे को कि संप्रेषण के साधन होते क्या हैं? एक बार इतना बता दो, फिर उनका अलग-अलग अपन वर्गीकरण कर लेंगे। फिर अपन उनका अलग-अलग वर्गीकरण कर लेंगे। देखिए, अब अपन बात करते हैं दोस्त। तो पहले हमें एक बार संप्रेषण के माध्यम की अपन बात कर लेते हैं। संप्रेषण के माध्यमों के बारे में एक सामान्य कंसेप्ट आपका मैं विकसित कर देता हूँ और फिर अपन इनका फिर डिवाइडेशन अपन अलग-अलग कर लेंगे। तो संप्रेषण के माध्यम या साधन एक ही बात है। संप्रेषण के माध्यम, संप्रेषण के माध्यम ध्यान रखना, जो संचार के जो भी साधन है ना वो सारे के सारे संप्रेषण के माध्यम है। आ जाओ चर्चा कर लेते हैं शुरुआत से ही। मोबाइल, पहला ही पहला तो कौन सा हो गया बताओ? सर मोबाइल हो गया नंबर एक। कौन कौन से हैं पहले उनकी बात करें। दूसरा, मान लो मोबाइल से पहले क्या चला करता था? अरे मोबाइल से पहले तो सर टेलीफोन चलता था, टेलीफोन। तीसरा बता दो सर, तीसरा देखो संचार का साधन हो सकता है रेडियो। क्या हो जाएगा बताओ? रेडियो। ठीक है सर। रेडियो के बाद में और कौन सा हो जाएगा सर? टेलीविजन हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा? टेलीविजन। बात समझ में आ रही है क्या? और पहले अगर चले तो समाचार पत्र। क्या हो जाएगा बताओ? समाचार पत्र भी संचार के माध्यम है, ध्यान रखना, या संप्रेषण के माध्यम है। उसके बाद में अपन कहें तो डाक। क्या हो गया? डाक हो गया। अब सर नया कौन सा चल गया? सर नया चल गया इंटरनेट। क्या चल गया? इंटरनेट चल गया सर। इंटरनेट में ही फिर देखो, इंटरनेट में क्या-क्या चीज़ें आ जाएँगी? इंटरनेट में आपके ईमेल आ जाएगी। क्या आ जाएगी बताओ? ईमेल। इंटरनेट से चलने वाला साधन ही आपके हो गया वेबसाइट। क्या हो गया? वेबसाइट। इंटरनेट से चलने वाला साधन ही क्या हो गया? ब्लॉग हो गया सर, ब्लॉग हो गया। इंटरनेट से चलने वाले साधन ही कौन से हो गए? सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया में सब आ जाएँगे, देखो आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सब चीज़ें आ जाएँगी।
और क्या हो गया सर, और फैक्स। टेलीफ़ोन से पहले क्या चला करता था, मोबाइल से पहले फैक्स। उसके बाद में देखो मीटिंग, मीटिंग भी संचार का माध्यम है, ध्यान रखना मीटिंग या सभा है ये भी संचार का माध्यम है। उसके बाद में ईमेल के साथ-साथ आप वॉइस मेल भी कर सकते हो। क्या कह सकते हो? वॉइस मेल भी कह सकते हो। और इसके अलावा वीसी, आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ये भी संचार का माध्यम है। बताओ कितने संचार के माध्यम हो गए। देखो, अगर शुरुआत से बात करें तो सबसे पहले डाक, सबसे पहले क्या थी? डाक। डाक के बाद में समाचार पत्र, उसके बाद में रेडियो, टेलीविज़न, फिर टेलीफ़ोन, फिर मोबाइल और फैक्स। मोबाइल से पहले क्या था? फैक्स। अब सबसे आधुनिक संचार का माध्यम कौन-सा है? इंटरनेट। इंटरनेट से चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं जैसे ईमेल हो गई, वेबसाइट हो गई, ब्लॉग। ब्लॉग जानते हो सभी? इंटरनेट पे ब्लॉग लिखते हैं। अपन कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो वो ब्लॉग लिखा हुआ आता है, वो ब्लॉग है। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, व्हाट्सएप मान लो, चाहे फेसबुक मान लो, चाहे आप ट्विटर मान लो, चाहे कोई चैट एप्लीकेशन दूसरा है वो मान लो। मीटिंग या सभा नॉर्मली करते हैं, वो भी संप्रेषण का माध्यम है, ध्यान रखना। ये हम कई बार इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वॉइसमेल, ईमेल की तरह ही वॉइसमेल, वॉइसमेल का मतलब जिसमें आवाज़ जाएगी खाली। ईमेल में तो अपन कोई चीज़ लिख कर के भेजते हैं। अगर अपन आवाज़ के रूप में किसी चीज़ को भेजे तो उसको बोलते हैं वॉइसमेल। ठीक है? और वीसी, वीसी का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और देखना चाहो तो देखो ज़ूम मीटिंग, कौन-सी मीटिंग? ज़ूम मीटिंग। आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे जने एक साथ 10-20 जने ज़ूम मीटिंग में जुड़ सकते हैं हम इंटरनेट के माध्यम से। ज़ूम मीटिंग सारे जानते होंगे, ज़ूम मीटिंग क्या होती है? कि जैसे 5-7 जने ऑनलाइन जुड़ गए, वो ज़ूम मीटिंग है। यानी एक तो अपन नॉर्मल मीटिंग लेते हैं, एक ज़ूम मीटिंग हो गई, है ना? इंटरनेट के माध्यम से लेते हैं, उसको बोलेंगे ज़ूम मीटिंग। तो देखो ये सारे के सारे संप्रेषण के माध्यम है, आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन-सा संप्रेषण का माध्यम नहीं है, तो ये हैं, जो सारे हम जानते हैं। इन सारों को अपन क्या करते हैं बताओ? जानते हैं। अब आप कहोगे सर इतना सिंपल प्रश्न आएगा क्या? मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल प्रश्न आएगा। अब अपन इनका डिवाइडेशन करेंगे। इन सारों का क्या करेंगे? डिवाइडेशन। इनमें मौखिक संचार के कौन-कौन से माध्यम हैं? लिखित संचार के कौन-कौन से माध्यम हैं? अमौखिक संचार के कौन-कौन से माध्यम हैं? और संचार के आधुनिक माध्यम कौन से हैं? देखो, संचार के आधुनिक माध्यम कौन से हैं? वो भी देखना ज़रूरी है कि भाई संचार के आधुनिक माध्यम कौन से हैं? कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो देखो ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी, आप सभी को आती होगी। अब अपन कर चलते हैं आगे। देखिए, संप्रेषण के साधनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। अब संप्रेषण के साधन मोटा-मोटी हमें पता चल गए कौन से हैं। अब देखो उसमें मौखिक संचार के देखते हैं पहले, मौखिक संप्रेषण के माध्यम कौन-कौन से हैं? मौखिक संप्रेषण का सीधा-सीधा मतलब है कि वो साधन जिनमें अपन बोल करके बात करते हैं, बोल करके। इस कैसे बात करते हैं बताओ? बोल करके। वो मौखिक संप्रेषण के माध्यम हो गए, जैसे बोलकर किया गया संप्रेषण मौखिक संप्रेषण कहलाता है। यानी इसमें वो साधन आएँगे जिनमें अपन बोलते हैं, लिखते नहीं है, बोलते हैं। तो देखो, एक तो हो गया सीधी बातचीत। बताओ मोबाइल में बोलते हो कि लिखते हो? बोलते हैं। मोबाइल यहाँ पर मोबाइल का मतलब ये मत कह देना कि सर मोबाइल में तो व्हाट्सएप भी चलाते हैं, उसमें तो लिखते नहीं। यहाँ पर मोबाइल का मतलब सिर्फ़ बात करने से संबंधित है। और टेलीफ़ोन, मोबाइल फ़ोन और टेलीफ़ोन। रेडियो, बताओ रेडियो में भी बोल कर के ही सूचनाएँ व्यक्त की जाती हैं। टेलीविज़न में भी बोलकर सूचनाएँ व्यक्त की जाती हैं। मीटिंग और सभा भी मौखिक संप्रेषण का माध्यम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी मौखिक संप्रेषण का माध्यम है। फैक्स भी मौखिक संप्रेषण का माध्यम है। वॉइसमेल, वॉइसमेल का मतलब ईमेल नहीं, वॉइसमेल यानी बोल करके मेल भेजना, वो वॉइसमेल। सामूहिक चर्चा, वो भी मौखिक। बताओ सामूहिक चर्चा सब खूब सारे मिल कर के कर रहे हैं। सामूहिक चर्चा का मतलब वो लिख-लिख के थोड़ी चर्चा करेंगे, बोल-बोल के करेंगे। साक्षात्कार, जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है, एक बात बताओ, जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है, तो इंटरव्यू लेने वाला आपसे सवाल पूछता है, बोल कर के तो पूछता है ना, लिखवाता थोड़ी है वो। तो मुख्य रूप से ये मौखिक साधन में आ गया। तो मौखिक साधन का मतलब जो बोल करके जिन साधनों में संप्रेषण किया जाता है वो मौखिक है। लिख करके किया जाएगा वो लिखित वाले आ जाएँगे, है ना? तो अब आप कह सकते हो सर टेलीविज़न में समाचार लिखे हुए भी आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बोलकर व्यक्त किया जाता है। हो सकता है कभी जो न्यूज़ वो बोलता है वो लिखी हुई भी आए, लेकिन मेन वहाँ पर बोलने का काम हो रहा है, इसलिए बोलने में आएगा टेलीविज़न, है ना? रेडियो में भी बोलकर किया जाता है। तो समझ में आ रही है बात? इसको एकदम क्लियर रखना है दिमाग में कि जिनमें बोल करके किया जाता है वो मौखिक संप्रेषण के साधन है। अब देखो ये सारे साधन अपन जानते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मौखिक कैसे हुए? देखो मौखिक बातचीत में अपन बोल रहे हैं,
मोबाइल में अपन बोल रहे हैं, टेलीफोन में अपन बोल रहे हैं, रेडियो में बोल रहे हैं, टेलीविजन में जो हमें समाचार सुनाएगा वो बोलकर सुनाएगा, है ना? मीटिंग या सभा होगी उसमें भी वो अगला आदमी अपने को बोलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 5-7 जने मान लो इंटरनेट से जुड़ रखे हैं, तो वो सारे के सारे बोलेंगे। फैक्स और वॉइस मेल और सामूहिक चर्चा और साक्षात्कार। ये फैक्स हटा देना भाई, फैक्स हटा देना इसमें ना, फैक्स लिखित में आ जाएगा। फैक्स किस में आ जाएगा? लिखित में आ जाएगा। फैक्स हटा देना यहाँ से, फैक्स गलती से लिखा गया, फैक्स लिखित में ले लेना। फैक्स में क्या होता है, एक कागज अपन लिख करके टाइप करके भेजते हैं और फिर वो दूसरी जगह पहुंच जाता है, ऐसा सिस्टम होता है फैक्स में। तो फैक्स को यहाँ से हटा देना है ना, फैक्स उसमें लिख देना। लिखित संप्रेषण में लिख लो, देखो यहाँ लिख लेना फैक्स, फैक्स। अब देखो, अब लिखित संप्रेषण, लिखित में देखो ऊपर जो साधन पड़े ना उनमें से वो साधन आ जाएंगे जिनमें लिखते हैं। बताओ, पत्र लिखकर भेजा जाता है, बोलकर लिखकर भेजा जाता है। तो डाक, डाक एक तरह का पत्र, पत्र डाक के माध्यम से भेजे जाते हैं। ईमेल, बताओ ईमेल लिख करके भेजते हैं। रिपोर्ट या मेमो, फैक्स, वेबसाइट। देखो, वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट खोलो आप, www.फलाना.com, तो उन वेबसाइट पे आपको लिखित जानकारी मिलेगी। और ब्लॉग, ये ब्लॉग भी वेबसाइट पर होते हैं। ब्लॉग पहले समझ लो, ब्लॉग क्या होते हैं। ब्लॉग का एक तो व्लॉग होते हैं जो आजकल बनाते हैं ना यूट्यूबर, व्लॉग बनाते हैं। व्लॉग अलग है, ब्लॉग अलग है। व्लॉग में तो वो क्या करते हैं, अपने घर पे कुछ भी कर रहे हैं, गाइस मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज इस मंदिर में गया, वो व्लॉग होते हैं। ब्लॉग का मतलब ये है कि आपको कुछ भी जानकारी है और उसको आप अपनी वेबसाइट पर लिख रहे हो, फिर वो सभी लोग उसको देख पाए, तो उसको ब्लॉग बोलते हैं, है ना? सोशल मीडिया के जितने भी साधन हैं, जैसे देखो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में अपन लिखते हैं। फेसबुक, एफबी का मतलब फेसबुक, ट्विटर, चैट के कोई भी एप्लीकेशन अन्य कोई है तो वो, और पत्र पत्रिकाएं, ये सारे के सारे लिखित के माध्यम हो गए। अब बताओ, इनको रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? मेरे हिसाब से इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूछ ले कि बताओ ईमेल जनसंचार का कौन सा माध्यम है, तो आप आराम से बता सकते हो कि सर लिखित। कौन सा है? लिखित है। तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, समझो आप इनको, है ना? समझने की जरूरत है। अब है अमौखिक संप्रेषण भी होता है। अमौखिक संप्रेषण का सीधा सीधा मतलब ये है कि जिसमें व्यक्ति न तो बोलेगा और न लिखेगा, बिना बोले और लिखे अपनी बातों को व्यक्त करेगा। अमौखिक का मतलब लिखने को तो छोड़ो, चलो यहाँ आप ऐसे मान लो कि बिना बोले ही अपनी बात को कहना। अमौखिक का मतलब क्या है? बोलेगा नहीं, यानी बिना बोले अपनी बात को कहेगा। ठाकुर जी क्यों बावड़ा बना रहे हो, बिना बोले कैसे कहेंगे क्या अपनी बात? कह सकते हैं। आपके चलने बैठने का तरीका, आपके हाव भाव, आपके इशारे, है ना, आंखों के इशारे, ये सभी से आप अगले को बिना बोले भी कुछ कर सकते हो। आंखों से तो लोग चिढ़ा देते हैं, आंखों के इशारों से पास बुला सकते हैं हम, आंखों के इशारों से दूर कर सकते हैं। शारीरिक भाषा से, अपने हाव भाव से तो व्यक्ति को चिढ़ा सकते हैं इतना बुरा कि वो चिढ़ जाएगा अपने हाव भाव से। तो ये हो गया अमौखिक संप्रेषण, यानी बिना बोले संप्रेषण करना। तो अमौखिक संप्रेषण में देखो, एक तो आ जाएगा शारीरिक भाषा। एक तो देखो, इसमें 3 चीजें याद रखना आप। इसमें एक तो आ जाएगा शारीरिक भाषा। अमौखिक संप्रेषण में शारीरिक भाषा का मतलब अपने शरीर की भाषा, अपने बैठने का, चलने का तरीका। और एक इसमें आ जाएंगे आपके हाव भाव। क्या आ जाएंगे दोस्त? आपके हाव भाव आ जाएंगे। और इसमें दृश्य साधन आ जाएंगे। 3 चीजें आएंगी। कितनी चीजें आएंगी? 3 चीजें। एक तो शारीरिक भाषा, एक हाव भाव और एक दृश्य साधन। शारीरिक भाषा का मतलब ये है कि आपके चलने का, आपके बैठने का तरीका, यानी आपके शरीर की भाषा। हाव भाव का मतलब है चेहरे के हाव भाव, आंखों के इशारे, वो हाव भाव हो गए। ये अमौखिक है, ध्यान रखना। दृश्य साधन में देखो चार्ट आ गया। अब चार्ट है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, शब्द नहीं होते, लेकिन फिर भी चार्ट के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है। चार्ट, ग्राफ, चित्र, संकेत, ये ये दृश्य साधन है। अमौखिक संप्रेषण के कौन से साधन है ये? दृश्य साधन। तो अमौखिक संप्रेषण में मुख्य रूप से याद रखना शारीरिक भाषा, आपके चलने बैठने का तरीका, आपके चेहरे के हाव भाव, आंखों के इशारे, ये सब आ जाएंगे। और दृश्य साधन में देखो, ये चार्ट, ग्राफ, इन्हीं में, अमौखिक में ही है ये। शारीरिक भाषा, हाव भाव और दृश्य साधन। दृश्य साधन में चार्ट, ग्राफ, चित्र, ये सब आ जाएंगे। ये संप्रेषण के कौन से माध्यम हो गए साथियों, बताइए? ये संप्रेषण के 3 तरह के माध्यम अपन ने पहले किए हैं। मौखिक के, मौखिक का मतलब जिनमें अपन बोलेंगे,
दूसरा लिखित संप्रेषण के माध्यम जिनमें अपन लिख कर के बात बताएँगे। अ, अमौखिक संप्रेषण जिनमें बिना बोले अपन अपना संप्रेषण करेंगे। इसमें शरीर की भाषा, हाव-भाव और दृश्य साधन आ जाएँगे। अब एक प्रश्न आजकल बड़ा चर्चित है, संप्रेषण के आधुनिक माध्यम। क्या पूछा जाता है? संप्रेषण के आधुनिक माध्यम। तो संप्रेषण के आधुनिक माध्यम में आप इंटरनेट इंटरनेट प्लस उसके साथ जुड़े हुए जितने भी माध्यम हैं, लगभग वो सब आ जाएँगे। देखिए कौन-कौन से हैं, सुनना ध्यान से। संप्रेषण के आधुनिक माध्यम में क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, आधुनिक में मतलब इंटरनेट और उससे चलने वाली सारी चीज़ें आधुनिक में ले लो आप। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्मार्टफ़ोन इंटरनेट से चलता है, ईमेल, वीसी वीसी देखो, वीसी का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी 5-7 जने जब ऑनलाइन वीडियो कॉल करें तो। ज़ूम ज़ूम स बता ही दिया आपको, व्हाट्सएप, स्काइप ये व्हाट्सएप के जैसा ही आता है। वेबसाइट, ब्लॉग, फैक्स, वॉइसमेल, टीवी, रेडियो, सैटेलाइट संचार। टीवी, रेडियो इसमें अपन हटा देंगे इसमें, टीवी, रेडियो हटा दो इसमें, है ना? टीवी, रेडियो इसमें मत करो आप। आधुनिक माध्यमों में इंटरनेट वाले लो आप, कौन से लो? इंटरनेट और उससे चलने वाले जो भी माध्यम हैं, वो आपके आधुनिक में आ जाएँगे। तो ध्यान रखना इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्मार्टफ़ोन, ईमेल, वीसी, ज़ूम, व्हाट्सएप। अब इनको अलग-अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे याद रख लो इसमें कि इंटरनेट व उससे चलने वाले साधन, इंटरनेट व उससे चलने वाले साधन, ये आधुनिक है। ये जनसंचार के कौन से माध्यम हो गए दोस्त? ये सर आधुनिक साधन हो गए। तो बोलो संप्रेषण के या संचार के आधुनिक माध्यम कौन-कौन से हैं? वो हमें ध्यान रखने हैं। ये है सर, ये है। ठीक है? अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन बात एक संप्रेषण के माध्यम में एक और है, मैं दूसरी फ़ाइल खोल लेता हूँ, जो आज मैंने अपलोड की है उसको खोल लेता हूँ। ये भी आपको पूरी मिल जाएगी, आप डोंट वरी रहें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक प्रश्न और आ जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है और अपन उसमें अटक जाते हैं। देखिए, एक ये प्रश्न बनता है संचार के माध्यम पे ये प्रश्न सुनो, ये लास्ट लास्ट में अपने तुल्यकालिक माध्यम और अतुल्यकालिक माध्यम कौन-कौन से हैं बोलो? तुल्यकालिक माध्यम और अतुल्यकालिक माध्यम। तुल्यकालिक का मतलब जिनको उसी टाइम पर अपन देख सकें, बाद में देख नहीं पाएँ। तुल्यकालिक का मतलब क्या हुआ कि जनसंचार के ऐसे साधन जिन्हें अपन उसी समय देख सकते हैं, बाद में नहीं देख पाते, उसी समय देखना पड़ेगा, है ना? तो वो तो तुल्यकालिक यानी जिन्हें उसी टाइम पर देखना पड़े, बाद में नहीं देख सकते। यानी जैसे मान लो टीवी पर कोई सीरियल आ रहा है 8 से 9 बजे तक, है ना? तो 8 से 9 बजे तक आ रहा है, तो उसी टाइम पे आपने देख लिया तो देख लिया, वरना आप उसको बाद में नहीं देख सकते, है ना? तो टीवी, रेडियो, फ़िल्म का मतलब सिनेमा। सिनेमा में कोई फ़िल्म मान लो 3 से 6 चल रही है, तो उसको 3 से 6 तक ही आपको देखना पड़ेगा या जिस टाइम में वो फ़िल्म चल रही है, उसी टाइम में देखना पड़ेगा, बाद में नहीं देख सकते आप। समझ में आई बात? अतुल्यकालिक माध्यम यानी जिन्हें कभी भी देख सकते हैं, जैसे समाचार पत्र। समाचार पत्र सुबह 7 बजे आपके घर पे आ गया, फिर आप उसको चाहे तो 10 बजे पढ़ो, चाहे आप उसको 11 बजे पढ़ो, उसको कभी भी पढ़ सकते हो आप। इसके अलावा आजकल यूट्यूब कौन-सा उदाहरण हो गया इसका? यूट्यूब। यूट्यूब है और आपके मान लीजिए जैसे हॉटस्टार है। यूट्यूब में क्या कर सकते हो आप? यूट्यूब पर कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, तो वो आपकी इच्छा नहीं हो रही है, अभी नहीं हो रही, तो बाद में देख लो। इसके अलावा आपके उम, जो टीचिंग एप्लीकेशन भी इसका उदाहरण है। टीचिंग एप्लीकेशन में आपने कोई मान लीजिए क्लास है वो देखी और आपकी इच्छा हुई कि अभी नहीं देखूँगा मैं बाद में देखूँगा, तो बाद में देखना चाहो तो भी देख सकते हो। तो वो सब इसके उदाहरण हो जाएँगे समाचार पत्र, यूट्यूब, हॉटस्टार, टीचिंग एप्लीकेशन, सोनी लिव ऐप, जिन पे आप उन चीज़ों को कभी भी देख सकते हो, तो वो इसके उदाहरण हो जाएँगे। समझ में आई बात? इंटरनेट से चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो लगभग इसमें आ जाएँगी। इंटरनेट भी इसमें आ जाएगा। जैसे इंटरनेट पे आप कोई फ़िल्म देख रहे हो, इंटरनेट पे कोई चीज़ देख रहे हो, तो कभी भी देख सकते हो उसको। तो इसलिए वो अतुल्यकालिक में आ जाएगा। तो तुल्यकालिक में कौन से आएँगे? जिनको उसी समय देखना पड़े, बाद में उस चीज़ को नहीं देख सकते, है ना? तो फिर वो। अब यूट्यूब पे मान लो कोई लाइव क्लास दे दे चल रही है, एक बात बताओ, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हो, कोई ज़रूरी है क्या उसी समय देखो? बाद में भी देख सकते हो, इसलिए वो अतुल्यकालिक में आ गई। चलिए, अब अपन तो ये संप्रेषण के माध्यम पूरे हो गए साथियों। संप्रेषण के माध्यम की एक बार वापस चर्चा कर लेते हैं अपन। संप्रेषण के माध्यम की अगर वापस चर्चा करें तो अपन ने क्या-क्या पढ़ा है सुनो।
संप्रेषण के माध्यम संप्रेषण के माध्यम संप्रेषण के माध्यम की अगर अपन चर्चा करें दोस्त, तो संप्रेषण के माध्यम पहले तो मोटा-मोटी आपको कौन-कौन से माध्यम थे वो बताए थे, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, डाक, पत्र, है ना? समाचार पत्र, पत्रिका, व्हाट्सएप, ज़ूम मीटिंग, वीसी, है ना? मीटिंग, साधारण मीटिंग, ये सब बता दिए। फिर अपन ने कहा कि उसमें मौखिक कौन से हैं? उसमें कौन से हैं? मौखिक वो ले लेंगे जिनसे अपन बात बोलकर करते हैं, जैसे मोबाइल आ जाएगा इसमें, मोबाइल आ जाएगा, इसी में टेलीफ़ोन आ जाएगा, इसी में रेडियो आ जाएगा, वो सारे अपन को याद है। उसके बाद अपन लिखित की बात करेंगे कि लिखित साधन कौन-कौन से हैं सर? लिखित में वो आ जाएँगे जिनमें आप लिखते हो, जैसे ईमेल हो गया, आपकी वेबसाइट हो गई, है ना? इस तरह से। फिर अब जैसे समाचार पत्र हो गया, लिखित में हो गया समाचार पत्र, है ना? समाचार पत्र लिखित में आता है। फिर अपन उन बात बात करेंगे जो अमौखिक है। अमौखिक का मतलब जिनमें अपन बोलते ही नहीं, जिनमें अपन बिना बोले काम करें, तो उसमें आ जाएँगे आपके शारीरिक भाषा जैसे बैठने का, चलने का आपका ढंग, आपके हाव-भाव, इशारे आँखों की, और इसके अलावा और क्या आ जाएगा क्या सर? तो इसके अलावा आपकी आ जाएगा दृश्य भाग आ जाएगा इसमें, या दृश्य साधन आ जाएँगे, जैसे चार्ट है ना? ग्राफ है, ये सब इसमें आ जाएँगे। फिर सर कौन से आएँगे? फिर हमने आधुनिक साधनों की बात की थी। आधुनिक साधन सर कौन-कौन से हैं? आधुनिक साधन वो हैं जो इंटरनेट से चलने वाले जितने भी साधन हैं वो आधुनिक में ले लेंगे। फिर सर और कौन से साधन होंगे? फिर हमने पढ़ा तुल्यकालिक। तुल्यकालिक साधन, तुल्यकालिक का मतलब जिनको उसी समय देखना पड़े, बाद में नहीं देख सकते, जैसे टीवी, जैसे क्या आ जाएगा इसमें, टीवी, और आपके जैसे रेडियो आ गया, उसी समय देखना पड़ेगा। एक हो जाएँगे अतुल्यकालिक, कौन से हो जाएँगे दोस्त? अतुल्यकालिक। अतुल्यकालिक का मतलब जिनको कभी भी देख सकते हैं अपन, जैसे समाचार पत्र, बस। अभी हमने इतनी बात की है, अब आगे बात करेंगे, देखो आगे। अब अपन आज बात करेंगे संप्रेषण के अवरोध। किसकी बात करेंगे दोस्त? संप्रेषण के अवरोध की। संप्रेषण के अवरोध की। क्या सर ये क्या नया पंगा लाए हो आप? ये पंगा नहीं है, ये आपके सिलेबस का टॉपिक है, संप्रेषण के अवरोध। देखो, अवरोध का सीधा-सीधा मतलब यहाँ ये है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी से संप्रेषण कर रहे हो कि संप्रेषण का मतलब बातचीत ही तो है, एक तरह से विचारों का आदान-प्रदान ही तो संप्रेषण है। तो आप किसी से संप्रेषण कर रहे हो और उस संप्रेषण में अगर रुकावट पैदा हो रही है किसी कारण से, वही अवरोध है। किसी के साथ आप संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न कर रहे हो, किसी को अपनी बात बता रहे हो मान लो, और मान लीजिए आप ट्रैफिक वाले इलाके में खड़े हो और वहाँ पर अपने को किसी किसी को अपनी बात बता रहे हो। ऐसे मान लो आप ट्रैफिक वाले इलाके में खड़े हो। जयपुर में खड़े हो, मान लो ट्रैफिक है वहाँ बहुत ज़्यादा। ट्रैफिक वाले इलाके में खड़े हो, अपनी बात बता रहे हो, तो वहाँ पर वो जो ट्रैफिक का शोर होगा, क्या होगा बताओ? ट्रैफिक का शोर होगा। उस शोर के कारण बताओ कभी-कभी आप कोई बात बताओगे वो अगले को नहीं सुनेगी। इसका मतलब संप्रेषण की प्रक्रिया बिगड़ रही है। कौन बिगाड़ रहा है? संप्रेषण की प्रक्रिया को ये शोर बिगाड़ रहा है। तो ये अवरोध हो गया एक प्रकार का। क्या हो गया? अवरोध हो गया। मान लीजिए आपको अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप पर बताना है कि भई दोस्त मेरी शादी है 10 तारीख को, लेकिन आप उसको मैसेज भेजते हो, वो मैसेज ऐसे क्लिक नहीं हो रहा, जा नहीं रहा क्योंकि आपके इंटरनेट का रिचार्ज खत्म हो गया। ये भी अवरोध हो गया। यानी आप संप्रेषण कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाया, बिगड़ गया संप्रेषण। तो संप्रेषण की प्रक्रिया को बिगाड़ने वाले या रोकने वाले कारणों को ही अवरोध कहते हैं। तो यहाँ पर रिचार्ज नहीं होना, ये अवरोध हो गया। या आपका मोबाइल खराब है, उपकरण खराब है, ये अवरोध हो गया। ये अवरोध हो गया, ये ध्यान रखना भई। आप अपने दोस्त से बात करना चाहते हो या आपका दोस्त मान लो दुबई रहता है, आजकल तो फ़ोन चल गए, लेकिन आपको मिलना है दोस्त से, संप्रेषण करना है मिल कर के, तो आपको कम से कम 3 दिन बाद पहुँचोगे, फ्लाइट-व्लाइट पकड़ोगे तो 2-3 दिन लगेंगे, यानी समय ज़्यादा लग गया संप्रेषण में, तो ये भी अवरोध हो गया, इसको भी अवरोध कहेंगे, ध्यान रखना, है ना? बिजली सप्लाई कट गई, मान लो आप कंप्यूटर से किसी को मेल भेज रहे हो, बिजली कट गई, ये भी अवरोध है। तो अवरोध का मतलब आप कोई संप्रेषण कर रहे हो या आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हो, हकला रहे हो, ये भी संप्रेषण में अवरोध है।
तुतला रहे हो, ये भी संप्रेषण में अवरोध है। आप अपने बॉस से झिझक रहे हो, ये भी संप्रेषण में अवरोध है। तो अपन विस्तार से इसको समझेंगे दोस्तों देखो। तो कहने का मतलब ये है कि संप्रेषण के मामले में अगर कोई रुकावट आती है या संप्रेषण को बिगाड़ने वाले कारणों को अवरोध कहते हैं। तो ध्यान रखना, संप्रेषण की प्रक्रिया को बिगाड़ने वाले या उसको रोकने वाले कारणों को अवरोध कहते हैं। यानी संप्रेषण की प्रक्रिया रुक जाए या बाधित हो जाए, उन कारणों को अवरोध कहेंगे। जैसे एक हमें याद आया शोर, शोर हमारे संप्रेषण की प्रक्रिया को बाधित करता है, तो ये संप्रेषण का अवरोध हो गया। अवरोध के कारण विचारों, सूचनाओं और सुझावों के प्रभावी आदान-प्रदान में बाधा उत्पन्न होती है। कुल मिला के संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं ये। ये दोस्तों क्या करते हैं बताओ? संप्रेषण में क्या उत्पन्न करते हैं दोस्त? बाधा उत्पन्न करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि सर ये मोटा-मोटी कितने प्रकार की हो सकती हैं ये बाधाएँ, है ना? एक बार मोटा-मोटी बात कर लेंगे, मैं यही समझा दूँगा आपको और उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। देखिए, अगर अपन बात करें तो 3 तरह के अवरोध होंगे। मुख्य रूप से संप्रेषण के अवरोध कितने प्रकार के हो सकते हैं सर? अवरोध का मतलब संप्रेषण में बाधाएँ जो आती हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं? तो देखो, एक तो वैयक्तिक अवरोध, एक पर्यावरणीय अवरोध, इन्हीं को भौतिक अवरोध भी कहा जाता है और एक हो जाएँगे यांत्रिक अवरोध। कौन से हो जाएँगे? यांत्रिक अवरोध। बोलो, वैयक्तिक अवरोध, पर्यावरणीय अवरोध, यांत्रिक अवरोध। पर्यावरणीय अवरोध का ही दूसरा नाम है भौतिक अवरोध। वैयक्तिक का मतलब है व्यक्ति के कारण कोई अवरोध हो रहे हैं। पर्यावरणीय अवरोध का मतलब पर्यावरण के कारण कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो यांत्रिक का मतलब यंत्रों के कारण। इसमें वो यंत्र, जैसे कोई यंत्र खराब हो गया, कोई उपकरण खराब हो गया, बिजली व्यवस्था खराब हो गई, वो यांत्रिक में आ जाएंगे सारे। वो किस में आ जाएंगे? यांत्रिक में आ जाएंगे। व्यक्ति के कारण हो रहे हैं, मान लो हकलाना है, तुतलाना है, मनोवैज्ञानिक समस्या है, कोई क्रोध है, गुस्सा है, तनाव है, तो वो व्यक्ति वाले। तो 3 याद रखना, मोटा-मोटी कितने याद रखोगे? 3, वैयक्तिक अवरोध और पर्यावरणीय अवरोध और यांत्रिक अवरोध। चलो मैं एक ब्लैंक पेज पे आपको बताता हूँ अलग से। एक ब्लैंक पेज लेता हूँ, फिर अवरोध अपन विस्तार से पढ़ते हैं। सुनो, अवरोध, संप्रेषण के अवरोध, संप्रेषण के अवरोध। बिल्कुल समझा दूँगा, इसको याद कर लेना। पहला ही पहला कौन-सा था? 3 प्रकार कर लो। पहला ही पहला तो था वैयक्तिक अवरोध। बताओ कौन से अवरोध? वैयक्तिक। शॉर्ट में लिख देता हूँ, वैयक्तिक। वैयक्तिक का मतलब व्यक्ति के कारण अवरोध हो रहा है कुछ भी, अभी समझा दूँगा मैं कौन-कौन से होते हैं। फिर होते हैं पर्यावरणीय अवरोध। बताओ कौन से हो जाते हैं दोस्त? पर्यावरणीय अवरोध। इन्हीं पर्यावरणीय का ही नाम ध्यान रखना, इन्हीं को भौतिक अवरोध भी कहते हैं। इन्हीं का क्या नाम हो जाएगा? भौतिक अवरोध। और तीसरा हो जाएगा यांत्रिक। यांत्रिक में देखो ज्यादा जोर नहीं आएगा, उपकरण। यांत्रिक का मतलब यंत्रों में या उपकरणों में कोई दिक्कत है तो वो यांत्रिक अवरोध के अंतर्गत आएगी। अब देखो वैयक्तिक में सुनना, वैयक्तिक को भी 2 भागों में बांट दिया अगले ने। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। इतना ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक समझ लो। एक तो हो जाएगा अंतः वैयक्तिक, एक तो कौन सा हो जाएगा? अंतः वैयक्तिक, और एक हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक, वैयक्तिक, अंतः वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। अंतः वैयक्तिक का सीधा सीधा मतलब सुन लो। अंतः वैयक्तिक का मतलब ये है कि व्यक्ति की खुद की कमी के कारण अवरोध। व्यक्ति की खुद की कमी, वापस समझा दूंगा, एक बार थोड़ा सा समझ लो। खुद की कमी के कारण अवरोध के कारण बाधा मान लो। संप्रेषण में खुद की कमी के कारण बाधा हो रही है, व्यक्ति में खुद में कमी है और उसके कारण संप्रेषण में बाधा हो रही है, तो उसको अंतःवैयक्तिक कहेंगे। कौन कौन सी बाधाएं हो सकती हैं सर? देखो, एक तो शारीरिक कमी हो सकती है। एक तो व्यक्ति में क्या हो सकती है? शारीरिक कमी, जैसे हकलाना। बताओ क्या हो सकती है? हकलाना, तुतलाना। अब व्यक्ति हकला रहा है, बोलेगा, वो बोल रहा है, तो अगला कितनी देर सुनेगा? वो बोलेगा ब ब ब ब ब बकरी, ऐसे बोलेगा वो। तो ऐसे बोलेगा तो वो अगला समझ नहीं पाएगा। तुतलाएगा तो वो बोल रहा कुछ है, अगला कुछ समझेगा, बताओ, है ना? तो दिक्कत आएगी। तो हकलाना, तुतलाना, ये सभी समस्याएँ हैं। मान लो कम सुनना, इसमें कौन सी शारीरिक जो भी कमियाँ है ना, वो अंतःवैयक्तिक के अंतर्गत आएँगी, ध्यान रखना। उसके बाद में इसी में अंतःवैयक्तिक में एक आ सकता है, मान लो खुद की सोच। इसी में क्या याद रख लोगे? खुद की
सोच, अंतःवैयक्तिक में खुद की सोच। खुद की सोच का मतलब मान लो व्यक्ति अंतर्मुखी है, हो सकता है व्यक्ति कैसा है? अंतर्मुखी है, या व्यक्ति मिलनसार है, या व्यक्ति कैसा है? मिलनसार। अंतर्मुखी है तो संप्रेषण कम करेगा, मिलनसार है तो बताओ कैसा करेगा? ज़्यादा। या व्यक्ति में अहंकार है, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। अंतःवैयक्तिक का मतलब व्यक्ति की कमी। अब व्यक्ति की कमी कौन-कौन सी हो सकती है? मान लो शारीरिक कमी हो सकती है, हकलाता है, तुतलाता है। एक सोच की कमी हो सकती है, खुद की सोच, है ना? तो खुद की सोच अंतर्मुखी भी हो सकता है, अहंकार हो तो भी कम बोलेगा, है ना? इस तरह से। एक आ जाएगा देखो इसमें फिर भावनात्मक, अंतःवैयक्तिक ही चल रहे हैं अभी, इसमें एक आ जाएगा भावनात्मक या भावात्मक, या मनोवैज्ञानिक अवरोध, मनोवैज्ञानिक अवरोध, मनोवैज्ञानिक अवरोध। इसमें कौन-सा आ जाएगा देखो, इसमें कहने का मतलब घबराना, मनोवैज्ञानिक का मतलब भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक में आ जाएगा घबरा जाए व्यक्ति, है ना? मान लीजिए उसको क्रोध आ जाए, तनाव हो, गुस्से में हो। अरे बताओ अपन गुस्से में रहते हैं, तो अपनी बात को सही तरीके से कह पाते हैं क्या? दूझने लगते हैं, बात बोलते हैं तब गुस्सा आता है तो अपन दूझते हैं। इसका मतलब संप्रेषण में कहीं न कहीं अवरोध हो रहा है वो। तो ये भावनात्मक अवरोध है जो कि बताओ वो किसकी कमी है? गुस्सा आ रहा है, ये अपनी कमी है, तो ये अंतःवैयक्तिक के अंतर्गत आएगा। और एक होता है अनुभूतिजनक अवरोध। कौन-सा हो जाएगा? अनुभूतिजनक अवरोध। अनुभूतिजनक अवरोध। अनुभूतिजनक का मतलब व्यक्ति का कोई पूर्वाग्रह है, व्यक्ति का पूर्वाग्रह है, अनुभव, व्यक्ति का किसी के प्रति कोई अनुभव है, कोई पूर्वाग्रह है ना? उसके कारण कोई बाधा उत्पन्न हो, के कारण उत्पन्न अवरोध। पूर्वाग्रह का मतलब मान लो किसी व्यक्ति के प्रति अपनी धारणा बन गई कि ये व्यक्ति तो खराब है ना? अपने पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति के प्रति, तो फिर वो अपने से बात करेगा, वो सही बात भी कहेगा, वो भी अपने को गलत लगेगी, उसका भी अपन गलत अर्थ निकालेंगे। उसके बाद है व्यक्तिगत अवरोध, एक लास्ट में कौन-सा बच गया? व्यक्तिगत अवरोध। व्यक्तिगत अवरोध में देखो क्या-क्या आ जाएगा, जैसे झिझक, आत्मविश्वास की कमी, ये व्यक्तिगत में आ जाएगा। आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास की कमी, झिझक, है ना? डर, वरिष्ठों के प्रति डर, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से डर, वरिष्ठों से डर, तो ये आ जाएगा व्यक्तिगत अवरोध। तो एक बार समझो, अभी बहुत चीजें हैं इसमें, समझना इसको, वापस समझो, सब ऊपर से गया ये तो सुनो। अवरोध 3 प्रकार के होते हैं, वैयक्तिक, पर्यावरणीय या भौतिक और यांत्रिक। यांत्रिक में ज्यादा जोर नहीं आएगा, इसमें उपकरण खराब उपकरण है ना, बिजली सप्लाई वो आ जाएगी। वैयक्तिक में किसी व्यक्ति के कारण उत्पन्न अवरोध आएंगे। अब इसमें एक तो अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक का मतलब व्यक्ति में खुद में कुछ कमी है, उसके कारण जो बाधा उत्पन्न होती है संप्रेषण में, उसे अपन वैयक्तिक अवरोध कहते हैं। अब व्यक्ति में खुद में क्या-क्या कमियाँ हो सकती हैं, वापस सुनो। व्यक्ति में खुद में कमियाँ, एक तो शारीरिक कमी हो सकती है, हकलाए, तुतलाए, कम सुने, ठीक है सर। उसके बाद में उसमें सोच की कमी हो सकती है, वो अंतर्मुखी हो सकता है, मिलनसार हो सकता है, अहंकार उसमें हो सकता है। उसके बाद में भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक अवरोध आएगा, अंतःवैयक्तिक चल रहे हैं, वो घबराना, तनाव, गुस्सा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं किसी व्यक्ति में। एक आएगा फिर इसमें अनुभूतिजनक अवरोध, यानी वो पूर्वाग्रह अनुभव के कारण जो अवरोध उत्पन्न होते हैं वो। और फिर आ जाएगा व्यक्तिगत अवरोध, व्यक्तिगत अवरोध में आ जाएगा कि भाई वो व्यक्ति झिझकता है, उसको डर लगता है, आत्मविश्वास की उसमें कमी है। तो ये आ गए अंतःवैयक्तिक अवरोध। कौन से आ गए बताओ? अंतःवैयक्तिक अवरोध। अब अपन बात करेंगे इसी में ये दूसरा अंतरवैयक्तिक अवरोध। कौन से करेंगे बोलो? अंतरवैयक्तिक अवरोध, अंतरवैयक्तिक अवरोध, अंतरवैयक्तिक अवरोध। अंतरवैयक्तिक का मतलब सीधा-सीधा यहाँ आप ये याद रखना कि बाहरी कारणों से जो अवरोध उत्पन्न होते हैं, इसमें व्यक्ति की खुद की कमी नहीं होगी। अंतःवैयक्तिक में तो क्या था? व्यक्ति की खुद की कमी है। यहाँ बाहरी कारणों से उत्पन्न होंगे अवरोध। बाहरी कारणों का मतलब सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, भाषाई कारण हो सकते हैं। बाहरी कारणों से उत्पन्न अवरोध, यानी संप्रेषण में बाधा किसी बाहरी कारण के कारण उत्पन्न हो, तो उसको कहेंगे अपन क्या? है ना? अंतरवैयक्तिक विरोध। इसमें देखो क्या-क्या हो सकते हैं, इसमें सुनो। इसमें पहला हो सकता है सांस्कृतिक कारण। क्या हो सकता है बताओ? सांस्कृतिक अवरोध या सांस्कृतिक कारण मान लो आप।
सांस्कृतिक अवरोध का मतलब है कि आप मान लो किसी दूसरे समाज में गए, दूसरे समाज की परंपराएं, दूसरे समाज की परंपरा, रीति-रिवाज रीति-रिवाज है, कहावतें हैं, बताओ वो उन चीज़ों को हम समझ पाएँगे क्या? यानी हम किसी ऐसे समाज में या ऐसे जगह पे गए, जहाँ की परंपराएँ, रीति-रिवाज, कहावत, मुहावरे अपन समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो बताओ संप्रेषण में अवरोध होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, है ना? बिल्कुल होगा। तो इ इसको बोलते हैं सांस्कृतिक अवरोध। क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक अवरोध। ये ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा आ जाएगा भाषाई अवरोध। क्या आ जाएगा बताओ? भाषाई अवरोध। भाषाई अवरोध का सीधा-सीधा मतलब ये है कि मान लो आप गए, जैसे आप मान लो झुंझुनू जिले के हो, इसको ऐसे समझो, आप झुंझुनू जिले के हो और आप वुमेन सुपरवाइजर बन के मान लो आप भीलवाड़ा जिले में चले गए। कौन से जिले में चले गए दोस्त? आप भीलवाड़ा जिले में चले गए। अब भीलवाड़ा की भाषा आपको आती नहीं, भीलवाड़ा की भाषा आपको आती नहीं, आती नहीं तो फिर आप वहाँ के लोगों से फिर संप्रेषण नहीं कर पाओगे। वहाँ के लोगों से क्या नहीं कर पाओगे? संप्रेषण नहीं कर पाओगे। वहाँ के लोग भी आपसे संप्रेषण नहीं कर पाएँगे। तो ये भाषाई अवरोध हो गया। ये क्या हो गया? भाषाई अवरोध। उसके बाद इसी में अंतरवैयक्तिक में देखो सांस्कृतिक अवरोध, भाषाई अवरोध, तीसरा हो जाएगा नैतिक अवरोध। तीसरा क्या हो जाएगा? नैतिक अवरोध। नैतिक अवरोध का मतलब मान लो आपके काम और नैतिकता के बीच में दुविधा में फँस जाओ आप। आपके काम और नैतिकता के बीच दुविधा में फँस जाओ, दुविधा में फँस जाओ, तो वो नैतिक अवरोध होगा। कैसे? सुनो इसको, इसको समझो आप। नैतिक अवरोध का मतलब ये है कि मान लो आप कोई शोरूम पे काम करते हो, शोरूम पे काम करते हो, शोरूम पे काम करते हो तो शोरूम के मालिक ने ये कह दिया कि देखो ये कपड़े हैं, ये कपड़े वैसे तो पुराने हैं, लेकिन आपको इनको नए बोल करके बेचना है। पुराने बता दोगे ना तो कोई खरीदेगा नहीं, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो इनको नए बोल करके बेचना है। अब आपकी नैतिकता ये कहती है कि भई पुराने कपड़ों को नए बोलना तो गलती है, लेकिन काम ये कहता है कि अगर ये नहीं करोगे तो काम निकल जाएगा हाथ से। तो दोनों के बीच में दुविधा हो जाएगी तो कहीं न कहीं संप्रेषण प्रभावित होगा। चौथा आपके देखो महत्वपूर्ण है, ये होता है पदक्रम पदक्रम या ओहदा जनित अवरोध। पदक्रम या ओहदा जनित अवरोध। ओहदा जनित अवरोध। पदक्रम या ओहदा जनित अवरोध का मतलब ये है कि आपसे बड़े ओहदे का कोई व्यक्ति है, जैसे आपका बॉस है, तो आपके बॉस के साथ आप करोगे ना तो बताओ थोड़ी-सी झिझक आएगी कि नहीं आएगी? बॉस के साथ बात करेंगे तो एकदम कंफर्टेबल तरीके से बात नहीं कर सकते। तो बॉस के साथ बात करते समय आप झिझक रहे हो, है ना? थोड़ा बहुत, इसका मतलब वो पदक्रम या ओहदा जनित अवरोध हो गया। या आप अपने कनिष्ठ कर्मचारी से बात कर रहे हो मान लो, कनिष्ठ कर्मचारी से बात करते समय अहंकार दिखा रहे हो, वो भी ओहदा जनित अवरोध है। वो भी क्या है? ओहदा जनित अवरोध। खसरे एक बार वापस बता दो। सुनो, अब हम बात कर रहे हैं अंतरवैयक्तिक अवरोध। पहले था अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक का मतलब व्यक्ति की खुद की कमी से। अंतरवैयक्तिक का मतलब व्यक्ति के बाहरी कारणों से जो उत्पन्न अवरोध होते हैं, उन्हें अंतरवैयक्तिक अवरोध, जैसे सांस्कृतिक अवरोध। सांस्कृतिक अवरोध का मतलब है, आप किसी दूसरी संस्कृति में गए, तो संप्रेषण बराबर हो नहीं पाएगा। मान लो आप बांसवाड़ा जिले में चले गए, आदिवासी समाज में चले गए, तो वहाँ के रीति-रिवाज, परंपराएँ, कहावतें बिल्कुल अलग हैं, तो उनकी कहावतें हमें समझ में नहीं आएँगी। कुछ अंग्रेजी कहावतें हैं, देखो अपने को कोई अंग्रेजी कहावत सुनाई बताओ, उसका मतलब हमें समझ में आता है क्या? इसका मतलब वो सांस्कृतिक अवरोध है। भाषाई अवरोध का मतलब आप किसी जगह गए, वहाँ की भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वहाँ के लोगों से आप संप्रेषण नहीं कर पाओगे, वो हो गया भाषाई अवरोध। नैतिक अवरोध का मतलब है आपके काम और नैतिकता के बीच जब दुविधा आ जाए, तो वो नैतिक अवरोध है। फिर है पदक्रम या ओहदा जनित अवरोध का मतलब है आपका बॉस है या आपका कनिष्ठ है, उनसे जब आप संप्रेषण कर रहे हो तो आपको जो दिक्कत आ रही है, वही पदक्रम या ओहदा जनित अवरोध है। ये थोड़ा-सा बड़ा था, बाकी अब छोटे-छोटे आएँगे देखो। तो बताओ बात समझ में आ गई क्या? एक बार पीडीएफ में दिखा देता हूँ मैं आपको, तो थोड़ा-सा आपके ठीक रह जाए। देखो, वैयक्तिक अवरोध में देखो एक तो हो गया अंतःवैयक्तिक अवरोध और एक हो गया अंतरवैयक्तिक अवरोध। सुन लेना अब। अब वैयक्तिक अवरोध सुनो, पहले वैयक्तिक, वैयक्तिक में फिर अंतः और अंतर दोनों। अब पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ ये चीज़, देखो।
व्यक्तियों के कारण उत्पन्न अवरोध व बाहरी कारणों से उत्पन्न अवरोध को वैयक्तिक अवरोध कहते हैं। अब देखो अंतःवैयक्तिक, याद करो अंतःवैयक्तिक में क्या बताया था मैंने? व्यक्ति की खुद की कमियों के कारण उत्पन्न अवरोध अंतःवैयक्तिक अवरोध कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से निम्न हो सकते हैं। अब अंतःवैयक्तिक अवरोध याद करो कौन-कौन से बताए हैं? ये आ गए सर। अंतःवैयक्तिक में देखो पहला तो हो गया शारीरिक अवरोध, बताया था ना? शारीरिक कमी जैसे हकलाना, तुतलाना और आपके कम सुनाई देना, अनाकर्षक व्यक्तित्व, आत्मविश्वास की कमी। फिर है खुद की सोच के कारण, अंतःवैयक्तिक चल रहा है, खुद की सोच के कारण अवरोध, जैसे अंतर्मुखी है तो कम बोलेगा, मिलनसार है तो ज़्यादा बोलेगा, अहंकार है तो वो है ना अपने लेवल के आदमियों से ही बात करेगा। फिर अंतःवैयक्तिक में यह भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक अवरोध, जैसे भावावेश के कारण घबरा जाना, मानसिक तनाव, गुस्सा, अविश्वास, ध्यान न देना, ये सब भावनात्मक में आ जाएँगे। फिर है अनुभूतिजनक अवरोध, अनुभूति का मैंने बताया था कि कोई पूर्वाग्रह से, कोई अनुभव के कारण अवरोध होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अनुभव, विश्वासों, मूल्यों या पूर्वाग्रहों के कारण संदेश के अर्थ को गलत या अलग तरीके से समझे, तो उसे कहेंगे अनुभूतिजनक अवरोध। देखो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई किसी के प्रति पूर्वाग्रह है, यानी आप किसी व्यक्ति के प्रति आपने पूर्वाग्रह बना लिया कि भई ये तो खराब आदमी है, तो फिर वो आपसे आके कोई अच्छी बात भी कहेगा ना, तो आपको उसका गलत ही मतलब लगेगा कि ये अपने मतलब से कुछ न कुछ कह रहा है, इस तरह से, है ना? ये बात हो गई। फिर लास्ट है इसमें व्यक्तिगत अवरोध। व्यक्तिगत अवरोध देखो यानी व्यक्ति की खुद की अन्य कमियाँ, जैसे झिझक होना, आत्मविश्वास की कमी, वरिष्ठों के प्रति डर, ये हो गए अंतःवैयक्तिक। अब बात करें अंतर्वैयक्तिक, कौन से बताओ? अंतर्वैयक्तिक का मतलब बाहरी कारणों से, प्रेषक व प्राप्तकर्ता के मध्य बाहरी कारणों से उत्पन्न अवरोध अंतर्वैयक्तिक कहलाते हैं। अब देखो इसमें 4 ही आएँगे। इसमें 4 आएँगे सांस्कृतिक, भाषाई, नैतिक अवरोध और पदक्रम वाला। तो सांस्कृतिक, सांस्कृतिक का मतलब संस्कृतियों के बीच मेल-जोल नहीं होना। विभिन्न संस्कृतियों की कहावतें, मुहावरे, परंपराएँ, रिवाज अलग-अलग होते हैं। यानी हमारे से कोई दूसरी संस्कृति है, जैसे भील है मान लो, आदिवासी हैं, तो उनकी परंपराएँ अलग हैं, अपनी अलग हैं, तो अपना उनसे फिर संप्रेषण नहीं हो पाता। अब देखो इसमें उदाहरण दिया है, जैसे एक अमेरिकी कहावत है कि द अर्ली बर्ड्स गेट्स द वर्म, जिसका तात्पर्य है जो व्यक्ति तैयार और स्फूर्त है उसी को प्रतिफल मिलता है। अब बताओ अपने गांव के व्यक्तियों को अपन ये कहावत जाके सुनाएं, बताओ उनके समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये अमेरिकी कल्चर की कहावत है, हमारे को समझ में नहीं आएगी। अपन अपनी कोई कहावत डंकी से उठा के उनको कह दें अमेरिका वालों को, तो बताओ वो समझ जाएंगे क्या? नहीं समझेंगे, है ना? ये ध्यान रखना। तो यही सांस्कृतिक अवरोध हो गया। फिर है भाषाई अवरोध। भाषाई अवरोध बिल्कुल सिंपल है देखो, आप किसी अन्य भाषा के व्यक्ति के साथ संप्रेषण कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी भाषा अलग है, आपकी अलग है बस। कभी-कभी व्यक्ति अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ कठिन अथवा सामान्य रूप से प्रयुक्त न होने वाले शब्दों का प्रयोग करता है। कई बार यूँ भी करते हैं, मान लो आप भी भाषा भी एक है दोनों की, लेकिन कभी व्यक्ति अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ जटिल शब्दों का प्रयोग करता है, तो वो भी भाषाई अवरोध हो गया। इस स्थिति में प्राप्तकर्ता उस संदेश का सही अर्थ पता नहीं लगा पाता। भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी लोग, उनके बीच में जो अवरोध होता है वो भी भाषाई अवरोध है। स्थानीय भाषा का इस्तेमाल, कुछ लोग क्या करते हैं कि हिंदी बोल रहे हैं लेकिन उसमें अपनी स्थानीय भाषा के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी समझना कठिन हो जाता है। वहाँ पर भी समझना क्या हो जाता है? कठिन। तो कुल मिला के भाषा संबंधी अवरोध हो गया। अब अगर अपन किसी की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब वो भाषाई अवरोध है। फिर नैतिक अवरोध। नैतिक अवरोध मैंने बताया कि नैतिक नियमों और अपने व्यावसायिक कर्तव्य के बीच में दुविधा वाली स्थिति हो जाए। जब व्यक्ति की नैतिकता व प्रोफेशनल कर्तव्य के बीच टकराव की स्थिति हो। उदाहरण सुनो, ये ध्यान रखना। किसी खुदरा शोरूम के सेल्समैन पर यह दबाव है कि वह दोषपूर्ण उत्पादों को भी बेचे। मान लो त्रुटिपूर्ण उत्पाद है, उसको पता है ये घड़ी खराब है, लेकिन फिर भी उसको ग्राहक को ये बताना है कि बहुत बढ़िया घड़ी है भई, ले जाओ ये, आप ना हमें याद करोगे। तो बताओ उसका मन तो क्या कह रहा है, नैतिकता क्या कह रही है कि उसको नहीं बेचना चाहिए, वो उत्पाद साइड में रख देना चाहिए। लेकिन उसका काम के हिसाब से उसको बेचना भी पड़ेगा। तो उन दोनों के बीच में दुविधा है, तो कहीं न कहीं वो अवरोध की स्थिति होगी। फिर है पदक्रम या ओहदा जनित अवरोध। इसमें क्या होगा, अपने बॉस से यानी अपने पद, अपने से ऊँचे पद वालों से और अपने से नीचे पद वालों से बात करते समय हम थोड़ी झिझक-विझक जो होती है, वो ओहदा संबंधी अवरोध है। अपने बॉस से बात करते समय झिझकना, अपने कनिष्ठ कर्मचारी से बात करते समय अहंकार दिखाना,
ये आपके कौन-सा हो गया बताओ? पदक्रम या ओहदा जनित अवरोध। तो देखो एक पढ़ा है अभी तो हमने एक ही पढ़ा है कौन-सा सर अभी तो वैयक्तिक अवरोध पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय अवरोध। बताइए क्या पढ़ेंगे? पर्यावरणीय अवरोध। पर्यावरणीय अवरोध देखो इन्हीं का दूसरा नाम भौतिक अवरोध है। पर्यावरणीय अवरोध कोई बताओ क्या कह दिया? भौतिक अवरोध। इसमें ज़्यादा ज़ोर नहीं आएगा। उसमें तो अपन क्या था अंतःवैयक्तिक के अलग चार्ट हो रहे थे, अंतर्वैयक्तिक के अलग हो रहे थे। इसमें ज़्यादा ज़ोर नहीं आएगा। इसके 4 ही चीज़ें याद रखो। देखो एक तो शोर, एक तो पर्यावरणीय अवरोध में क्या आ जाएगा शोर। शोर का मतलब रोड़ा हो रहा है चारों तरफ, है ना? शोरगुल हो रहा है। तो आप किसी को अपनी बात बोलोगे तो बताओ डिस्टर्ब नहीं होगे क्या उस समय जब चारों तरफ शोर हो रहा है? तो शोर एक प्रकार का पर्यावरणीय या भौतिक अवरोध है। नंबर 1 चीज़ हो गई शोर। बताओ क्या हो गया? शोर। शोर भौतिक अवरोध है। दूसरा इसमें आ जाएगा तकनीकी समस्याएँ। क्या आ जाएगा? तकनीकी समस्याएँ। तकनीकी समस्या का मतलब ये है कि आपके पास जो भी उपकरण है, उनमें कोई उपकरण खराब हो गया, मान लो आप ईमेल भेज रहे हो कंप्यूटर से, कंप्यूटर खराब हो गया, आपका सीपीयू आवाज़ कर रहा है, वो तकनीकी समस्या हो गई। फिर आता है आपके क्रोमैटिक है ये, क्रोमोमैटिक नहीं, क्रोमैटिक अवरोध। ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट है भई, इसको समझ लो। भौतिक अवरोध में या पर्यावरणीय अवरोधों में सुनो क्या है? शोर। शोर तो सभी जानते ही हो भई। शोर का मतलब शोरगुल हो रहा है चारों तरफ, तो संप्रेषण में बाधा होगी, वो हो गया शोर। एक इसमें आ जाएगा तकनीकी समस्या। तकनीकी समस्या का मतलब आपका कोई उपकरण खराब हो गया, वो तकनीकी समस्या है या उसमें कोई दिक्कत आ गई। फिर है क्रोमैटिक। क्रोमैटिक देखो इसमें ध्यान रखना समय संबंधी अवरोध। ये कौन-सा है दोस्त? समय संबंधी अवरोध। समय संबंधी अवरोध। यानी आपका कोई दोस्त मान लो दुबई रहता है। आपका कोई दोस्त दुबई रहता है और आपने उसको ईमेल भेजी और आप चाहते हो कि वो तुरंत पढ़ कर के उत्तर दे। तो देखो अपने यहाँ और दुबई में क्या फ़र्क है? कई बार ऐसा होता है कि अपने यहाँ दिन हो रहा होता है और वहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं। तो आपने अगर ईमेल भेजी, आप चाहते हो कि आपका दोस्त तुरंत उस समय उत्तर दे, वो नहीं दे पाएगा क्योंकि वो तो बेचारा सोया हुआ है। तो समय संबंधी अवरोध हो गया। ये कौन-सा हो गया? समय संबंधी अवरोध। ये होते हैं क्रोमैटिक अवरोध, ध्यान रखना। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ आ गई भई। क्रोमैटिक अवरोध का मतलब समय संबंधी अवरोध। मुख्य रूप से टाइम ज़ोन जिन 2 देशों में टाइम ज़ोन का फ़र्क है ना, टाइम ज़ोन जानते हो ना आप? अरे देखो इंग्लैंड का एक ग्रीनविच शहर है, सुनो। इंग्लैंड का एक ग्रीनविच शहर है जो हमारे टाइम से साढ़े 5 घंटे आगे है। साढ़े 5 घंटे आगे है। यानी हमारे यहाँ साढ़े 5 बजे हैं तो वहाँ पर 12 ही बजे होंगे। वहाँ पर कितने बजे होंगे? 12। यानी सब देशों का टाइम अलग-अलग है। तो उस हिसाब से संप्रेषण में अवरोध हो जाए तो उसे क्रोमैटिक अवरोध कहेंगे जो कि समय संबंधी अवरोध होता है। ये ध्यान रखना भई क्रोमैटिक अवरोध जो कि भौतिक अवरोध या पर्यावरणीय अवरोध के अंतर्गत है। एक आ जाएगा संगठनीय अवरोध। कौन-सा आ जाएगा? संगठनीय अवरोध। संगठनीय अवरोध में क्या होगा? संगठन के नियम, संगठन की संरचना, है ना? संगठन में संप्रेषण सुविधाओं का अभाव है, संप्रेषण का डिलीवरी नेटवर्क सही नहीं है। यानी आपका जो संगठन है, संगठन में कोई दिक्कत है तो उसको कहेंगे संगठनीय अवरोध। इ इसमें 3-4 चीज़ें हैं वो अब मैं आपको बता दूँगा। तो देखो, अब दूसरे आ जाते हैं पर्यावरणीय या भौतिक अवरोध। बताओ कौन से आ जाते हैं? पर्यावरणीय या इन्हीं को क्या कहते हैं? भौतिक। भौतिक में देखो एक तो आ जाएगा शोर, क्या याद रखोगे? भौतिक में सर क्या-क्या याद रखेंगे? शोर। बताओ क्या याद रख लोगे? शोर। शोर के बाद में चलो अलग पेज पे बताओ सर, अलग पे बता देते हैं। भौतिक में कौन-कौन से याद रखोगे? सुनो, यहाँ पर देखते हैं, आ जाओ। भौतिक अवरोध, कौन से अवरोध हैं बताओ? भौतिक या इन्हीं को कहते हैं पर्यावरणीय अवरोध। इन्हीं को क्या कहते हैं दोस्त? पर्यावरणीय अवरोध। चलो नाम बताओ नंबर-नंबर से। एक तो हो गया शोर, पहला ही पहला तो कौन-सा हो गया दोस्त? शोर। ठीक है सर, पहला ही पहला तो क्या हो गया बताओ? शोर। दूसरा हो गया तकनीकी समस्याएँ, तकनीकी समस्याएँ। शोर तो आप सभी समझते हो, तकनीकी समस्याओं का मतलब ये है कोई उपकरण खराब है ना? मोबाइल का कनेक्शन खराब है, टेलीफ़ोन की लाइन खराब है, वो तकनीकी समस्या हो गई। तीसरा बताइए क्या हो जाएगा इसमें? तीसरा क्या हो जाएगा सर? तीसरा हो जाएगा इसमें क्रोमैटिक अवरोध। ये देखो नया टर्म है। क्रोमैटिक अवरोध का मतलब समय संबंधी अवरोध आ रहा है, टाइम ज़ोन संबंधी दिक्कत आ रही है, समय लग रहा है अगर संप्रेषण में तो वो क्रोमैटिक अवरोध हो जाएगा। और एक होता है संगठनीय अवरोध, संगठन के नियम, संगठन की व्यवस्था,
उनके कारण जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संगठनीय अवरोध। तो इनमें 4 आ जाएँगे। चलो ये एक-एक अपन पढ़ते हैं। ये अपन एक-एक क्या करते हैं दोस्त पढ़ते हैं। सुनो, देखिए, अब देखिए, पर्यावरणीय अवरोध और इन्हीं का क्या नाम है बताओ? इन्हें भौतिक अवरोध भी कहा जाता है। पर्यावरणीय व प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न अवरोध होते हैं ये। जैसे देखो शोर, पहले-पहला क्या आ गया? शोर। शोर का मतलब जैसे आप कहीं जा रहे हो, ट्रैफिक की आवाज़ है, कमरे में खराब फर्नीचर की कड़-कड़ की आवाज़, तो किसी भी प्रकार की आवाज़ आ रही है, शोरगुल आ रहा है, तो वो शोर हो गया। ठीक है। तकनीकी समस्या का मतलब आप जिस उपकरण से संप्रेषण कर रहे हो, वो उपकरण में कोई दिक्कत आ गई। तकनीकी समस्या का मतलब ये है। खराब उपकरणों के कारण उत्पन्न समस्याएँ जैसे टेलीफ़ोन लाइन और मोबाइल कनेक्शन में शोर। यानी टेलीफ़ोन लाइन, मोबाइल कनेक्शन खराब हो जाना या टेलीफ़ोन और मोबाइल खराब होने के बाद वो शोर करते हैं कई बार। कई बार देखो अपना कंप्यूटर खराब होता है ना? वो आवाज़ करता है इस तरह से। तो उपकरण खराब है तो वो हो गया। जैसे देखो इंटरनेट कनेक्शन में व्यवधान, कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, प्रेषक के चिन्हित न होने पर ईमेल का स्पैम बॉक्स में पहुँच जाना। यानी कोई तकनीकी समस्या का मतलब अपने उपकरणों से में कुछ गड़बड़ हो गई, इंटरनेट कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो तकनीकी समस्या कहलाएगी। क्रोमैटिक अवरोध, ये भाई प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। समय से संबंधित अवरोध जिनमें संदेश देर से पहुँचे, क्रोमैटिक अवरोध कहलाते हैं। ठीक है, कैसे? प्रेषक या तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच लंबी दूरी हो या फिर समय ज़ोन का अंतर हो। एक तो देर से पूछने का कारण ये हो सकता है कि मान लो आपने डाक से पहुँचाया संदेश और दूरी ज़्यादा है, तो बिल्कुल दूरी ज़्यादा है तो टाइम लगेगा या फिर समय ज़ोन का अंतर है। मान लो आप आपका कोई दोस्त अमेरिका में रहता है, तो आपने उसको ईमेल भेजा लेकिन मान लो इस समय अमेरिका में रात हो रही है, तो रात हो रही है इसका मतलब वो तो सोया पड़ा है बेचारा, तो उसको तो वो संदेश सुबह मिलेगा, है ना? ईमेल भले ही इंटरनेट से आपने भेजा है लेकिन वो तो सुबह ही पढ़ पाएगा, तो ये क्रोमैटिक अवरोध हो गया। ध्यान रखना आप, समय अगर आपका संदेश देर से पहुँच पा रहा है अगले के पास, तो वो क्रोमैटिक अवरोध जो कि मुख्य रूप से आपकी समय ज़ोन के कारण हो सकता है। समझ रहे हो ना बात को? फिर है संगठनीय अवरोध। संगठनीय अवरोध का मतलब संगठन के नियम। देखो, एक तो संगठन की प्रशासनिक संरचना, संगठन के नियम, सूचना के मुक्त प्रवाह पर पाबंदी। जैसे संगठन के नियम होते हैं, मान लो आप अपने बॉस को कह रहे हो कि बॉस मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो आपने बॉस को कह दिया, अब कायदे से अगर बॉस चाहे तो यूँ कह सकता है, ठीक है भई, कल की 3 दिन की छुट्टी मैं दे दूँगा। लेकिन बॉस आपको क्या कहेगा, भई पहले आप एलडीसी के पास जाओ, एक एप्लीकेशन लिखो, फिर एलडीसी डबल एओ को फॉरवर्ड करेगा, फिर डबल एओ हमारे सचिव को फॉरवर्ड करेगा और फिर सचिव से वो मेरे पास आएगी, फिर मैं बताऊँगा कि आपको छुट्टी दूँगा कि नहीं दूँगा। इसका मतलब संप्रेषण को जटिल बना दिया गया है आपके संगठन के नियमों ने। इसके अलावा निम्न स्तर की संप्रेषण सुविधाएँ, मान लो आपके संगठन में जो संप्रेषण सुविधाएँ हैं, जैसे टेलीफ़ोन है, इंटरनेट है, वाई-फाई, एफएक्स है, ये सही नहीं है ना? हड़कियाँ हैं, मान लो प्रिंटर सही नहीं है आपका, इंटरनेट नहीं चल रहा और अकुशल डिलीवरी नेटवर्क यानी डाक व्यवस्था का सही नहीं होना। तो यानी आपके संगठन में कोई कमी हो, यानी आपके संगठन की प्रशासनिक संरचना खराब हो, उनके नियम थोड़े जटिल हों या वहाँ की संप्रेषण सुविधाएँ, वहाँ जो भी उपकरण है वो खराब हो या वहाँ डाक की सुविधा सही नहीं हो, ये संगठनीय अवरोध हो गए। तो ये आपके भौतिक और पर्यावरणीय अवरोध पूरे हो गए। अब तीसरे आ जाते हैं यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध में सीधा-सा ये ध्यान रखना है कि यंत्रों से संबंधित होते हैं। ये यंत्रों का मतलब मशीनों से संबंधित है। जैसे इंटरनेट कनेक्शन का खराब हो जाना, बिजली सप्लाई का खराब हो जाना, उपकरणों का खराब हो जाना, उपकरणों का पुराना हो जाना, वो यांत्रिक में आएँगे, ध्यान रखना। तो मशीन और उपकरणों में खराबी, विद्युत सप्लाई में बाधा व इंटरनेट व्यवधान, ये आ जाएँगे, है ना? यानी आपकी मशीन खराब हो गई, उपकरण खराब हो गए, पुराने उपकरण हैं, विद्युत सप्लाई में बाधा भी यांत्रिक में आएगी, ध्यान रखना। इंटरनेट में व्यवधान भी यांत्रिक में आएगा। तो देखो इसमें एक तो आ जाता है संचरण व्यवधान, जिसमें इंटरनेट व्यवधान आ जाएगा, मोबाइल चार्ज नहीं है, ये संचरण व्यवधान हो गया। फिर पुराने और खराब उपकरण, बिजली सप्लाई में बाधा। अगर बिजली सप्लाई सही नहीं है, वो कौन-सा हो जाएगा बताओ? यांत्रिक में आ जाएगा। उपकरण पुराने हैं या खराब है, तो यांत्रिक में, यानी मशीन और उपकरणों से संबंधित चीज़ आएगी ना, तो वो यांत्रिक में आएगी। आपके इंटरनेट में व्यवधान है, मोबाइल चार्ज नहीं है, तो वो भी यांत्रिक में आएगा। यानी यंत्रों में कोई गड़बड़ है, तो वो यांत्रिक में आएगा। वो किसमें आ जाएगा दोस्त? यांत्रिक में आ जाएगा। तो ये दोस्त हो गए आपके यांत्रिक अवरोध। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है,
ये इतना हमने पढ़ा है। तो यांत्रिक अवरोध में क्या-क्या आ गया? यंत्रों या मशीनों में कोई भी खराबी है, जैसे इंटरनेट का व्यवधान है, बिजली की व्यवस्था खराब है, उपकरण कोई पुराना हो गया या खराब हो गया कोई उपकरण, तो वो यांत्रिक अवरोध में आ जाएगा। तो ये हमने पढ़ा है मोटा-मोटी, एक बार वापस देख लो इसको। अवरोध कैसे पढ़ना है आपको, सुनिए। अवरोध में ध्यान रखना आप, थोड़ा-सा आज वाला मैटर जटिल था भई, है ना? तो थोड़ा-सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, संप्रेषण में अवरोध देखो 3 तरह के हो जाएँगे, वैयक्तिक, पर्यावरणीय और यांत्रिक। वैयक्तिक में देखो अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक का मतलब व्यक्ति में कुछ कमी है, जैसे शारीरिक कमी भी हो सकती है, भावनात्मक कमी भी हो सकती है, व्यक्तिगत अवरोध भी हो सकता है। अंतर्वैयक्तिक में कोई बाहरी पर्यावरण संबंधी कोई दिक्कत है ना? तो वो आ जाएगी। जैसे इसमें सांस्कृतिक अवरोध, भाषाई अवरोध, नैतिक अवरोध वो आ जाएँगे। पर्यावरणीय भौतिक में देखो क्रोमैटिक आ जाएगा, क्रोमैटिक का मतलब समय से संबंधित, संगठनीय का मतलब संगठन से संबंधित, तकनीकी का मतलब कोई खराबी से संबंधित और शोर का मतलब आप सभी जानते हो। और यांत्रिक में मशीनों में कोई खराबी है, पुरानी मशीन है, बिजली सप्लाई है ना? इनसे संबंधित, इंटरनेट कनेक्शन खराब है तो वो यांत्रिक अवरोध में आ जाएगा। वो किसमें आ जाएगा? यांत्रिक अवरोध का सीधा-सीधा मतलब ये है, कोई मशीन आपकी खराब हो गई तो वो यांत्रिक, मशीन और यंत्र से संबंधित कोई अवरोध है तो वो यांत्रिक अवरोध में चला जाएगा। तो ये हमने प्यारे साथियों बात की है। तो आज का वीडियो अब मुझे समाप्त करना पड़ेगा। संप्रेषण को आप लगभग पूरा मान सकते हो, एक छोटा-मोटा वीडियो और बन सकता है संप्रेषण पे, है ना? अपन एक काम ज़रूर कर लेंगे कि जो भी मैटर बचा है वो, और प्लस में इस टॉपिक के एमसीक्यू अगले वीडियो में आपको ये मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इस टॉपिक में संप्रेषण का बचा हुआ भाग, अगले वीडियो में क्या मिलेगा? संप्रेषण का बचा हुआ भाग प्लस में एमसीक्यू क्या मिल जाएँगे आपको इस टॉपिक के? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10-20 जितने भी बनेंगे, वो आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ शानदार तरीके से। बहुत बढ़िया भाई, प्रबंधकीय गुण का टॉपिक आपको बहुत अच्छा तैयार कराऊँगा। पूरी पैनल पीडीएफ चाहिए सर, उसका क्या करें? तो उसको करने के लिए कुछ नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, और टेलीग्राम चैनल जॉइन करने के ये पूरी की पूरी पीडीएफ इस तरह से, ये भी इस तरह से बताई हुई भी, और एकदम साफ पीडीएफ दोनों तरह की भेज दूँगा मैं आपको। जो भी अच्छी लगे वो आप कलेक्ट कर लें, और शानदार तरीके से अब मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। राम, राम।